हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है समझेंगे 2025 यानी आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 17 जनवरी 2025 यानी नोटिफिकेशन 2024 का था। तो 2024 ओएसएसटीटी का एग्ज़ाम जो 2025 पे हुआ है, आज जो है उसके हिंदी क्वेश्चन को हम समझेंगे और आलोचना करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो अगर आप जो है अभी एलटीआर का क्लास कंटिन्यू है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैट कर सकते हैं 9437122693। आप इस पे जो है चैट कर सकते हैं अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं। ओके, 9437122693। तो चलिए ओएसएसटीटी क्वेश्चन 17 जनवरी 2025 को आज ही एग्ज़ाम हुआ है, क्वेश्चन को आलोचना करेंगे। वेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। वैर जो है क्या है, क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह किसका कथन है? तो ये जो है वैर निबंध से आया है। तो वैर निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो सिंपल, ये जो है वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है कथन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना बनाम लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य क्या है? बाल मुकुंद गुप्त जी जो लिखे हैं रचना लॉर्ड कर्जन, उसका प्रमुख उद्देश्य जो है उसको पूछा गया है। तो दिल्ली दरबार के बारे में बताना, इसमें जो है दिल्ली दरबार को लेके व्यंग किया गया है, ये अलग चीज़ है। बालक शिव शंभू की बुलबुले की चाहत दर्शाना, ये तो एग्जाम्पल देकर बताया गया है उस कहानी को। वंग भंग के बारे में बताना, ये भी नहीं है। लॉर्ड कर्जन को कर्तव्यों के प्रति सचेत कराना, ये बिल्कुल इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस रचना का यानी वलाम बनाम लॉर्ड कर्जन रचना का उद्देश्य है कि लॉर्ड कर्जन जो है हमेशा दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते थे, यानी दिखावा की सारी बात करते थे। तो उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जो है सचेतन करना, सचेत करना जो है इस निबंध का जो है मुख्य उद्देश्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आलोचना करते हैं। तो शेयर जो है लाइक कीजिए, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, लाइक तो बनता है, आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है, आप लाइक नहीं करेंगे कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर प्रश्न। ओके, आपका जो है जंबो होगा, आपका जो सेट पड़ा होगा उस पर अलग अलग होगा, लेकिन आप तो किए होंगे, मार्क किए होंगे, तो उस हिसाब से जो है आप मैच कर दीजिए। भोला राम का जीव पाठ में भोला राम कहाँ का निवासी था? तो भोला राम कहाँ का था? जबलपुर मोहल्ले में रहता था। ठीक है, तो सी नंबर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, उपन्यास चित्रलेखा में सामंत मृत्युंजय किससे अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह करना चाहते थे? मृत्युंजय जो थे किससे करना चाहते थे? ने बीजगुप्त से करना चाहते थे, लेकिन अंत में किससे हो गया? ने बीजगुप्त के शिष्य से हो गया, क्योंकि बीजगुप्त नहीं चाहता था। वो जो है अपना सारा चीज़ जो है रत्नांबर का जो शिष्य बीजगुप्त के पास था, वो जो है बीजगुप्त सारा चीज़ जो है उसको दे देता है, सारी धन दौलत धन संपत्ति देकर वो संन्यास लेने जाता है। फिर चित्रलेखा अंत में आकर जो है पैर पकड़ लेती है, वो सारी घटना आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो है सामंत मृत्युंजय जो है अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह करना जो है बीजगुप्त से चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माँ शकुन डैश है? प्रतिष्ठित एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, किसी कंपनी की मैनेजर है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, सचिवालय में क्लर्क है। तो इसका सही जवाब है कि प्रतिष्ठित कॉलेज की जो है प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। पुरस्कार कहानी के आधार पर सुमेलित विकल्प चुनिए। यानी पुरस्कार कहानी में जो है पुरस्कार कहानी आप पढ़े होंगे, उससे सुमेलित विचार जो है विकल्प चुनिए। अच्छा, मगध का राजकुमार वीर सिंहमित्र नहीं, वीर सिंहमित्र जो है एक कोसाल के सेनापति थे। वीर सेनापति जो मधुलिका के पिताजी थे, जिन्होंने मगध के सामने दांत खट्टे कर दिए थे, कोसाल की लाज रख ली थी। ठीक है, मगध जनपद की राजधानी श्रावस्तवी नहीं, श्रावस्तवी जो है ये कोसाल जनपद की राजधानी थी। ठीक है, कोसाल की कृषक कन्या मधुलिका, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कोसाल के नरेश अरुण नहीं, अरुण जो है ये मगध का जो है
राजकुमार था। ठीक है, कुशाल का नरेश नहीं था, ये था मगध का राजकुमार। तो सी नंबर जो है सही जवाब है। ठीक है, आप बिल्कुल संयम बनाकर बैठें, वीडियो को ठीक से देखें, क्योंकि केवल टिक और बुल कर देना ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि इससे आपको और भी ज्ञान मिले, सही गलत क्यों है वो सारी जानकारी आपको मिले। केवल टिक टिक लगा देना जो है मेरा उद्देश्य नहीं है। तो कृपया संयम बनाए रखिए, धीरज के साथ जो है अंत तक वीडियो देखिए। ओके, क्योंकि इसके बाद आप लोग जो है और भी बहुत सारा प्रिपरेशन आपका बाकी है, आपको पहुंचना है स्कूल तक, टीचर का जॉब पाना है, तो आराम से देखिए वीडियो को। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी का मुख्य पात्र कौन है? तो वापसी का मुख्य पात्र जो है गजाधर बाबू हैं। ठीक है, बाकी अमर लिखा है, नरेंद्र लिखा है, गणेशी अमर उनका बेटा था। ठीक है, अमर बाबू नहीं था, अमर ही था। नरेंद्र उनका बेटा था, गणेशी उनका जो है जिस समय वो रेलवे क्वार्टर में रहते थे वहाँ जो है गणेशी उनका नौकर था। लेकिन गजाधर बाबू जो है ये मेन है, ये हीरो हैं इस कहानी के, जो है मुख्य कैरेक्टर कौन? गजाधर बाबू हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पाठ चीफ की दावत। तो आपको और एक चीज़ बता दूं कि GH नॉलेज प्रो जो आप अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, सेम GH नॉलेज प्रो एक फेसबुक पेज है मेरा, आप उसे भी जाकर फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। GH नॉलेज प्रो फेसबुक पेज है। और क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं, जो भी क्लास होता है, तो आप 9437122693 पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी LTR क्लास कंटिन्यू है, तो आगे जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है हिंदी टीचर के लिए उड़ीसा का, तो उसका क्लास किया जाता है, आप जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो फेसबुक पेज को लाइक करना नहीं भूलें, GH नॉलेज प्रो है, उसको वहाँ जाके फॉलो कर दें। पाठ चीफ की दावत किस कटु सत्य को उद्घाटित करती है? तो मैं अपने हिसाब से जो अनऑफिशियल आंसर की है, मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पाठ चीफ की दावत किस कटु सत्य को उद्घाटित करती है? प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन की, बिल्कुल ये मुझे सही लग रहा है। मेहमान नवाजी की, नहीं, ये तो मेहमान नवाजी इसलिए कर रहा था कि इसको प्रमोशन मिले। पड़ोसियों की दखल अंदाजी को, कहीं ना कहीं ये अपनी माँ को जो है उस पड़ोस वाली बुढ़िया के घर में नहीं भेजता है, क्योंकि सोमनाथ वहाँ पर कहता है कि बड़ी मुश्किल से उस बुढ़िया का आना जाना बंद हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बुढ़िया फिर से आना जाना करे हमारे घर को, अपनी वाइफ को कहता है। तो ये एक विषय है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर दिया है कि सत्य, चीफ की दावत किस कटु सत्य। सत्य तो यही है, वो अपना प्रमोशन चाहता था, इसलिए प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन की दिक्कत होती है, इसलिए वो अपने साहब को, जो अमेरिकी साहब है, उसको खुश करना चाहता था, इसलिए वो अपनी घर में जो है पार्टी रखा था। वृद्धों की दयनीयता, ये अपनी माँ की अवहेलना को वहाँ पर कहीं ना कहीं उजागर किया गया है, दिखाया गया है, लेकिन मुख्य उद्देश्य अपनी माँ की उस अवस्था को दिखाना नहीं था, ये किस तरह प्रमोशन चाहता है। कहीं ना कहीं दयनीयता भी हो सकती है वृद्धों की, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन पाना, ये ऑप्शन जो है सबसे बेटर वाला ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 49 के माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपये की सहायता राशि प्राप्त की थी? मैं कई बार लाइव क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किया हूँ, बिल्कुल बोला हूँ कि आप नोट्स पे लिखिए, जिस समय जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे इसका करेक्ट उत्तर 2 रुपये, कई बच्चे 5 रुपया किए होंगे, क्योंकि माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपये की सहायता राशि ली थी? तो जमींदार से सहायता राशि ली 2 रुपये की। अब ये घिसू जो है, ये जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जो है अच्छे से जानता था, ढिंडोरा पीटने लगा, और जिस समय जमींदार 2 रुपया दिए, तो गांव के जो बनिए हैं, दूसरे लोग हैं, ये सारे भी जो है कोई 2 आना, कोई 4 आना, 1 आना, ऐसे दे देकर जो है घिसू और माधव के पास एक 5 रुपये का रकम जमा हो गया। तो कुल मिलाकर इनके पास जो है अमाउंट हो गया 5 रुपया, लेकिन जमींदार के पास से इन्होंने, जमींदार जो है इन्हें 2 रुपये दिए थे। ठीक है, तो इसका माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपये की सहायता राशि प्राप्त की थी? तो जमींदार से ये लोग 2 रुपया ही प्राप्त किए थे, जमींदार से। ओके, नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की किस रचना में गौरा रेखा चित्र संकलित है? तो महादेवी वर्मा की अगर हम रचना की बात देखें तो स्मृति की रेखाएं, इससे जो है गौरा रेखा चित्र जो है लिया गया है। महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं रचना में गौरा रेखा चित्र जो है संकलित है। प्रायश्चित पाठ में
पंडित जी ने बिल्ली की हत्या पर किस नरक के विधान की बात की है? तो पंडित जी बोलते हैं कि कुंभी पाक नरक मिलेगा। जिस समय ये लोग बताते हैं कि पंडित जी बिल्ली की हत्या हो गई है तो इसके लिए कौन से नरक का विधान है, तो पंडित जी बोलते हैं सिर्फ बिल्ली की हत्या से नरक का विधान नहीं पता चल सकता, आप लोग मुहूर्त बताइए किस वक्त बिल्ली मरी है। तो ये लोग बोलते हैं यही सुबह 7 बजे। बोलते हैं इसका मतलब ब्रह्मा मुहूर्त, घोर ऐसा हो गया वैसा हो गया बोल के बोलते हैं कि इसके लिए जो है कुंभी पाक नरक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न, अष्टावक्र किसकी रचना है? ये बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, तो अष्टावक्र किसकी रचना है? ये विष्णु प्रभाकर की रचना अष्टावक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 53 नंबर प्रश्न में आते हैं। जैनेन्द्र कुमार की पत्नी, नहीं सॉरी, जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी में एक कहानी है जो है पत्नी कहानी उनकी, जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी में कालंदी चरण कौन है? तो कालंदी चरण का पात्र परिचय क्या है? वो जो है सुनंदा का पति है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक देशो अच्छा जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी में कालंदी चरण कौन है? सुनंदा का पति है, सही है। एक देशोद्धारक है क्योंकि वो देश का उद्धार करना चाहता था। उसके बाद क्या है, रफ़ीगंज का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता, व्यापारी तो बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद है विकल्प ए और बी दोनों, सुनंदा का पति है कालंदी चरण, देश उद्धारक, तो डी नंबर करेक्ट होगा मेरे ख्याल से, डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है सुनंदा का पति है और उसके साथ साथ क्या है ना, एक देश उद्धारक है, क्योंकि देशोद्धार की बात चल रही थी, अंग्रेजों के शासन से कैसे देश को उद्धार किया जाए वो बात चल रही थी। तो यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही, यानी डी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, चलिए रेखाचित्र रजिया में रजिया के शौहर का नाम क्या था? तो रजिया रेखाचित्र जो है उसके शौहर का नाम जो है हसन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दिखता नहीं है, लेकिन हमें तो हौ मिल गया, मतलब यही हसन है, यही दिख रहा है हसन। ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा है, हसन ही है करेक्ट उत्तर। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का पाणी ग्रहण किससे होता है? विवाह। ठीक है, कालिदास इसका जो है मुख्य हीरो है, कालिदास मुख्य हीरो है, इसका प्रतिद्वंदी कौन है? विलोम है। तो आई थिंक ये विलोम लिखा हुआ है, ये सही जवाब होगा। कालिदास से वो प्रेम करती थी, कालिदास भी प्रेम करते थे, लेकिन प्रिय गुमंजरी के चक्कर में वहाँ चले गए तो अलग चक्कर में फिर चक्कर होते गए, ऐसे चक्कर काटते काटते अंत में क्या हुआ, जब मुलाकात होती है इसकी बेटी रोती है, आप पढ़े होंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो इनका मेन प्रतिद्वंदी जो था ये विलोम था, तो इसका सही जवाब जो है पाणी ग्रहण होता है मल्लिका का किससे? विलोम के साथ होता है। निम्नलिखित किस दोहे से समय के सदुपयोग की महत्ता का बोध होता है? समय की सदुपयोग, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सभाए, सार सार को गहरे थोते दौड़ाई, इससे तो नहीं होता। नेक्स्ट है कुंडली बस, कस्तूरी कुंडली बसे मृगधुंडे बनवाही, ऐसे घटी घटी में पीऊ है दुनिया जाने नहीं, इससे भी नहीं होता। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा बहुरी करेगा कब, इससे जरूर बहुत होता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा। तो समय का सदुपयोग यानी जो काम है हमें समय से पहले कर लेना चाहिए, वो बिल्कुल इसी दोहे पे मिलता है, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर 57 क्वेश्चन। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फुली फुली चुन लिए कल ही हमारी बार, ये दोहा किसकी कृति है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये जो है कबीर दास की कृति है। ओके, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे बुझती साच न हासी, इस पद में कौन किससे सवाल करती हैं? बोलते हैं निर्गुण कौन देश के वासी, क्या आप जो निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बोल रहे हैं ये कौन देश के वासी हैं? ये पद है। ठीक है, भ्रमर गीत से लिया गया, ये 4 पद आपके जो सिलेबस पे है भ्रमर गीत का, उससे ये पद है। जो गोपिकाएं पूछती हैं किससे? उद्धव से, कि निर्गुण कौन देश के वासी, कि आपके निर्गुण ब्रह्मा किस देश के रहने वाले हैं? हे मधुकर, हे उद्धव, यहाँ पर व्यंग करते हैं। हमसे समझाए कि हमको समझा दीजिए, सोह दे हम सौगंध लेती हैं, बुझती हम समझना चाहते हैं, साच ना हासी हम सच समझना चाहते हैं। हम हासी आपके निर्गुण ब्रह्मा की उपहास नहीं करना चाहते, हम आपके निर्गुण ब्रह्मा का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, हम जो है समझना चाहते हैं। हे मधुकर हमें समझा दीजिए। तो ये गोपिकाएं जो हैं उद्धव से पूछती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आप
कंप्लीट होते ही आप जरूर बताना आप 60 में से कितना रखे हैं। जैसे किसी का 40 हो तो वो लिख दे 40/60, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन का मैं जो है इस पे डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए। किस इच्छा की पूर्ति के लिए, वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं यार, बनता है ना लाइक, हाँ आप लोग देखते हो, लाइक करना बनता है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन की सूचना आप तक मिलती रहे। किस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या है यहाँ पर, किस इच्छा की पूर्ति के लिए कच्चा दूध पीने को तैयार हो जाता है? बालक कृष्ण, ठीक है। किस इच्छा की पूर्ति के लिए बालक कृष्ण कच्चा दूध पीने को तैयार हो जाते हैं? बलराम की तरह शक्तिशाली होने के लिए? बिल्कुल नहीं। बलराम की तरह गोरे होने के लिए? ये भी नहीं। बलराम की तरह लंबे घने बाल होने के लिए? ये सही लग रहा है। बलराम की तरह बड़े नहीं, ये बिल्कुल यही सही है कि बलराम की तरह लंबे घने बाल होने के लिए। काची दूध पियावत मुझे पची पची, देत ना माखन रोटी, हाँ काटत काढ़त गूंदत नहावत पोंछत, ये आज भी है छोटी। ये वाला जो पद है, 4 पद है वो सूरदास का, उसमें से ये एक पद है, ठीक है। कि मुझे जो है प्रयास पूर्वक कच्चा दूध बार बार पिला रही है, मेरी चोटी आज भी बढ़ती। तू तो कहत बल्कि सी बेनी ज्यों है लांबी मोटी, हाँ तू कहती है बल्कि सी बेनी। तो वो पद आप लोग लाइव क्लास में समझाया हूँ, ये क्लास हुआ है, ठीक है। आप वो SSTT का नहीं ले रहा हूँ मैं। 59 चले 60, प्रश्न संख्या 60। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरो, दीन दयाल अनुग्रह तोरो। कि हे नाथ मुझे अब कुछ ना चाहिए, अब कछु नाथ ना चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे दीन दयाल अनुग्रह तोरो, आपका सिर्फ प्रेम चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। फिरती बार मोही जो दोवा, आप रिटर्न होते समय, फिरती बार रिटर्न होते समय, मोही जो देवा मुझे जो देंगे, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेवा, उसे मैं प्रसाद समझकर सिर में धरी लेवा, लगा लूंगा। प्रस्तुत चौपाही किस प्रसंग से है? तो ये जो है केवट प्रसंग से है। केवट गंगा पार कराने के बाद रामचंद्र जी से ये कहता है, जिस समय रामचंद्र जी सीता जी की वो रत्न जटित अंगूठी को केवट को देने का प्रयास करते हैं, केवट को देना चाहते हैं, केवट लेता नहीं है। केवट बोलता है कि हे नाथ मुझे आज क्या नहीं मिला, हाँ विधाता ने मुझे क्या नहीं मजदूरी दी, मैं अब कुछ नहीं लूंगा, अगर रिटर्न होते समय आप मुझे कुछ दे। तो केवल यहाँ पर केवट चालाकी करता है कि रिटर्न होते समय ये मेरी नैया पे ही पार हो, तो इसलिए बोलता है कि उस समय जो देंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक द्वय का अर्थ क्या है? 2 कनक का अर्थ क्या है? बिल्कुल धतूरा है, एक स्वर्ण है। लेकिन कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, यानी सोना धतूरे से, कनक कनकते सोना धतूरे से सौगुनी मादकता देता है। यहाँ पर स्वर्ण पहला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रम अनुसार नहीं पूछा है, तो धतूरा स्वर्ण दिया है, इस पे कोई गलती नहीं है क्योंकि कर्म नहीं पूछा है। बी नंबर पे दिया है कोठी कन्या, ये बिल्कुल नहीं होगा। सोमरस सिंहासन नहीं होगा। भूषण देवी ये नहीं होगा। ए नंबर ही इसका सही जवाब होगा। कर्म भले ही इधर उधर हो, क्योंकि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है। सोना कनक कनकते धतूरे से सौगुनी मादकता अधिक है, लेकिन ये क्रम नहीं पूछा है। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसको। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनो ही सब बात। तो यहाँ पर जो है क्या दिया है न, इस दोहे से जुड़े कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ये बिहारी का दोहा है, इससे जुड़ा कौन सा कथन सही है? क्रिया की संख्या अधिक है, बिल्कुल ये सही है। कहाँ भाग गए हो बबुआ, कहाँ पर थे हम? अचानक इसे क्या हो गया? हाँ A62 पे थे। ओके, यहाँ पर थे। हाँ क्रियाओं की संख्या अधिक है। हाँ क्रियाओं की है कहत नटत रिझत खिजत मिलत, हाँ खिलत लजियात, क्रियाओं की संख्या अधिक है, बिल्कुल सही है। यह बिहारी लाल का दोहा है, ये भी सही है। यह मात्रिक छंद है, ये भी सही है। मुझे ये क्या निम गया है, कुछ निमा नहीं है, बारकोड इस पे है। ये बिहारी का दोहा, ये भी सही है। कृष्ण, मुझे लग रहा है कि सभी विकल्प होंगे, ठीक है। अगर क्रियाओं की संख्या भी अधिक है, ये भी सही था अगर ये होता, लेकिन सभी विकल्प होंगे। ये छंद भी जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक डी करेक्ट होगा। फिर भी आप लोगों को जो लग रहा है आप लोग बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ओके, क्रियाओं की संख्या अधिक है, बिल्कुल। इस दोहे से जुड़ा कौन सा कथन सही है?
मुझे तीनों लग रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो लग रहा है आप लोग बता सकते हैं। दिनकर मानते हैं कि भविष्य में युद्धों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरुक्षेत्र कविता। क्यों ऐसा मानते हैं? क्यों? यहां पर लिखा है क्यों, कि मनुष्य स्वभावतः युद्ध प्रिय होता है, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति होती है। वहां पर लिखा है एक लाइन पे, मनुष्य परिस्थितियों के आगे बेवश है। हाँ, परिस्थिति भी कभी बेवश कराती है। मनुष्य युद्ध को विकास का मार्ग मानता है, ये तो बिल्कुल नहीं, युद्ध को कभी मनुष्य विकास का मार्ग नहीं मांगता। मनुष्य स्वभावतः युद्ध प्रिय होता है, ऐसा भी नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध किया जाता है, अलग चीज है। लेकिन मनुष्य स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति है, ये बिल्कुल मुझे जो है सही लग रहा है, बी नंबर। ओके, उसका है, आप जब कविता पढ़ेंगे तो उसे समझ जाएंगे, वो लाइन लिखा हुआ है। मुझे एक्यूरेट वो लाइन याद नहीं आता, वरना मैं बोल देता। पद की पहचान कविता के कवि कौन है, ये भी पूछने वाली बात है। हाँ, पद की पहचान कविता के कवि जो हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 65, क्वेश्चन नंबर 65। कविता झांसी की रानी में किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा गया है, जिक्र किया गया है? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, डलहाउजी। हाँ, डलहाउजी है उस पर, और कोई नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, और कोई नहीं है। तो कविता झांसी की रानी में डलहाउजी के बारे में जो जिक्र किया गया है। ओके, चलिए। हिमाद्री तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़, हाँ भूल गया बीच का लाइन शायद, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा, सोच लो प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो बड़े चलो। बीच का भी एक छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। हिमाद्री तृंग श्रृंग से अलका गाती है आर्यव्रत के वीरों को ललकारने के लिए कि अब सोते रहोगे, उठो यार। हाँ, हिमाद्री तृंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? ये चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक है, चंद्रगुप्त से है। अलका गाती है, वीरों को जगाती है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना? हाँ, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, ऊँग रहे थे तुम द्वार पर जुगनू नाना। तो प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति में तूने किसके लिए जो है प्रयोग है? तो बिल्कुल सिंपल चीज है, तूने जो है वहां पर कोयल ऐसा विहंगिनी लिखा है, तो चिड़िया के लिए जो है सही उत्तर है डी नंबर, चिड़िया के लिए जो है प्रयोग है। वह तोड़ती पत्थर कविता में मजदूरनी महिला को कहाँ देखा गया था? अहमदाबाद, इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो डी नंबर जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर। है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, ये कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल अकाल में दूब कविता की ये पंक्तियां क्या व्यंजित करती हैं? बारिश होने वाली है, नहीं। आशा और अदम्य जिजीविषा का भाव है, बिल्कुल ये जिसका क्वेश्चन है वो भी सही किए हैं। दूब दर्शन समृद्धि का सूचक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। खेतों में नमी का सेज मचा है तभी धूप मची है, ये सब अलग। कविता पढ़ने से हमें, कविता से देखिए, कविता के दो अर्थ होते हैं, एक भावार्थ होता है जिसको आपको बच्चों को समझाना होता है, खुद भी समझना होता है, कविता का उद्देश्य भी वही होता है। एक शाब्दिक अर्थ होता है जो शब्दों के जादू के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम भावार्थ समझेंगे तो आशा और अदम्य जिजीविषा का जो है भाव है कि कभी जो है मरना नहीं, अपनी जिजीविषा को बचाए रखना। ठीक है, जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। नागार्जुन ने अपनी कविता बहुत दिनों के बाद में क्या जी भर खाया था? ताल मखाना, अब की मैंने जी भर खाया, क्या था मैं भूल गया, ताल मखाना खाने की ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के अच्छा, अब ये आ गया आपका ग्रामर सेक्शन आ गया। ठीक है, तो निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के व वर्ण का सही प्रयोग हुआ है? व का सही प्रयोग, तवा बिल्कुल सही है। अविनाश, लेकिन यहां पर तो ब हो गया है अविनाश पे,
वकील होना चाहिए वकील हो गया है, अपूर्व होना चाहिए अपूर्व हो गया है, ठीक है। तो तवा सही है, लेकिन ये पूछा था क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण का सही प्रयोग हुआ है? बाकी किसी में तो वो है ही नहीं, हालांकि वकील होना चाहिए, अपूर्व होना चाहिए, अविनाश होना चाहिए, एक ही में वो है। तो या फिर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के वो वर्ण का सही प्रयोग हुआ है? बिल्कुल तवा में, और किसी में है ही नहीं। चलिए एक एक सिंपल क्वेश्चन में भी दिया होगा कि बच्चे थोड़ा स्ट्रेस कम जाए, सिंपल क्वेश्चन दिया होगा। चलिए मैं बहुत व्यस्तता के कारण क्वेश्चन नहीं देख पाया था, वरना मैं और ध्यान से देखकर फिर जो है बनाता। मैं भी कुछ अगर इनकरेक्ट हो रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। वश्य ध्वनि का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही उदाहरण है? वश्य, हाँ वश्य, वश्य के अंतर्गत सबसे पहले कौन कौन जाते हैं? नौरो लौसो, ठीक है। ये दांत्य सौ है, लेकिन वश्य है, हम दांत्य बोलते हैं, वश्य। नौरो लौसो जाता है, तो ये रो आ गया, बाकी तो ये तीनों में कोई नहीं है, ठीक है। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 73। नौकरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नौकरानी, आनी प्रत्यय, ठीक है। नौकर और रानी नहीं होगा, ठीक है आनी प्रत्यय ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नौकरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नौकरानी दिया है, आनी प्रत्यय, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस अक, गा प्लस यक, गा प्लस अक, ए होगा, सी होगा, ठीक है। गई प्लस अक, गायक, सी नंबर जो है सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषोत्तम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पुरुषोत्तम में गुण संधि, हाँ गुण ही सही लग रहा है, यण आदि, पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, ओ उ, पुरुष, पुरुषोत्तम में प्रयुक्त संधि का नाम, हाँ बिल्कुल यही होगा कि पुरुष ओ और फिर उसके बाद आया उत्तम का उ, ओ प्लस उ मिलकर ओ बनते हैं, किस पे? गुण संधि का जो है ये नियम है कि ओ या आ के बाद जब छोटा उ या बड़ा उ आता है, ओ या आ के बाद, नियम देखना गुण संधि का, ओ या आ के बाद छोटा उ अगर बड़ा उ आता है वो मिलकर बन जाते हैं ओ। तो यहां पर देखिए पुरुषोत्तम, बिल्कुल पुरुषोत्तम ओ बन गया है, तो गुण स्वर संधि ही सही है। ओके, संकलन त्रय किस समास का उदाहरण है? संकलन त्रय, त्रय का मतलब तो तीन है, संकलन मतलब कोई भी एक, जैसे नाटक हो, एकांकी हो, ठीक है, इसका जो है बहुत सारा संकलन होता है। त्रय का मतलब तीन है, तो आई थिंक द्वंद्व द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष, तो करेक्ट उत्तर मेरे ख्याल से जो है यहाँ पर द्विगु होगा, तीन है नंबर है, द्विगु होगा। हाँ मुझे तो यही लग रहा है, अब आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। संकलन त्रय, तीन संकलन है, तो मुझे लग रहा है कि द्विगु होगा, फिर भी आप लोग विचार कीजिए और बता सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चमू का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना, सेना ही है, चमड़ा, पर्वत, पूजा स्थल, तो इसका सही चमू जो है सेना ही इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर, अथ का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से जो है चुनिए। मध्य नहीं, अथ का तो लास्ट होगा, वक्र, संपूर्ण, इति, हाँ इति होगा। देखिए अथ शब्द जो है, ठीक है, अथ जो है कोई लेख यानी कोई कथन जो होता है ना, उसके आदि में यानी आरंभ में जो है एक मंगल सूचक शब्द के हिसाब से लगाया जाता है, और अंत में क्या लिखते हैं? इति लिखते हैं। तो अथ हुआ, इसका सही विलोम शब्द लास्ट का हो गया, इति हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया है? जोशना। अच्छा देखिए, जोशना जो होगा, जौ में हल मात्रा यौ, यानी जौ आधा यौ, ओकार हो गया जोशना। तो, सौ, नौ, ये तीनों मिलेंगे, यानी तो ऐसे हो गया, सौ ऐसे हो गया, फिर इसमें नौ मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये तो दिख नहीं रहा है, पहला तो नहीं होगा, अलग अलग कर दिया है, हलमात्रा नहीं है, नहीं होगा। और बाकी तो मुझे नहीं दिख, ये सी नंबर करेक्ट है। देखिए तो 100 और 100 के साथ 9 मिला है, यहाँ पर शायद 9 को अलग अलग कर दिया है, तो 100 मिलाया है लेकिन 9 को अलग कर दिया है, तो बी नहीं होगा। तो 100 9 तीनों मिलेंगे, ठीक है, ज्योत्सना, तो 100 9 ज्योत्सना, ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट है, तो 100 9 मिलेंगे, सी नंबर सही है। हाँ बिल्कुल 100 के साथ 9 मिलाया है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित लिखित रूप में अभ्यास शब्द का उच्चारण अभ्यास की तरह होता है। हाँ होता है लिखित रूप में अभ्यास शब्द का उच्चारण अभ्यास की तरह होता है। इस दृष्टि से अध्यापक शब्द का उच्चारण क्या होगा? अध्यापक, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक, ये नहीं होगा, मुझे लगता है ए ही सही आंसर होगा, अध्यापक ऐसे उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से युवराज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? युवराज, इसका जो है स्त्रीलिंग शब्द युवरानी, और ये तो कुछ दिखता नहीं है, क्या है? युवरांजी, ये बिल्कुल सही है, युवरांजी। युविका ये भी नहीं होगा, सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। ओके, बिल्कुल सही उत्तर है सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बहुवचन कौन सा है? बहुवचन में गलत, समाचार ये तो एक वचन है, प्राण एक वचन, दर्शन एक वचन, दीवार भी एक वचन, क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बहुवचन रूप कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बहुवचन रूप, समाचार, प्राण, दर्शन, दीवार। अच्छा हाँ, ये और एक चीज, बढ़िया चीज प्रश्न दिया है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। समाचार, इसका बहुवचन भी समाचार होगा, प्राण का बहुवचन भी प्राण होगा, दर्शन का बहुवचन भी दर्शन होगा, क्योंकि आप जो है शब्द के स्वरूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जब पढ़ते हैं तो उस पर नियम है कि अकारण शब्द अगर पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन और बहुवचन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अप्राणीवाचक शब्द जिस समय पढ़ते हैं। और अगर अकारण शब्द स्त्रीलिंग है तो वहां पर ए होगा, तो दीवार, दीवारें होना चाहिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बहुवचन रूप जो है ये है, दीवार जो है बहुवचन नहीं है, दीवार एक वचन है, तो दीवारें होना चाहिए। समाचार तो वही रहेगा, प्राण वही रहेगा, दर्शन वही रहेगा, क्योंकि ये लोग जो है अकारण पुल्लिंग शब्द है, तीनों वही रहेंगे, ठीक है, ये सही आंसर है उसका। चलिए नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, बिल्कुल, वाक्य में आए रेखांकित अंश का कारक चिन्ह क्या है? अच्छा, मैं रेखांकित किया है कि कुरुक्षेत्र में, या फिर कहीं रेखांकित नहीं किया था, ये मुझे अलग पेन में रेखांकित दिख रहा है, ठीक है, जो भी हो मैं रेखांकित होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, वाक्य में आए रेखांकित अंश। एक तो आप सिंपल मैं और पर जो है अधिकरण कारक किए, बस क्लिक कर देना। और यहाँ पर युद्ध होने का जो आधार था कहाँ हुआ था, मैं आपको कई बार बताया हूँ कि मैदान में घोड़े दौड़ते हैं, मैदान में गाय चर रही हैं, ठीक है, तो ऐसे कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके आधार का बोध होता है, तो यहाँ पर जो है अधिकरण कारक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस वर्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वाक्य में विशेषण के किस भेद का प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण नहीं, इस बार 100 सेंटीमीटर ये जो है विशेषण है, वर्षा होगी, तो ये 100 सेंटीमीटर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये जो है परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज को नापा तोला जाता है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जिस चीज को काउंट किया जाता है, गिना जाता है, वहां पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत इजी वे है इस चीज का। भातृत्व शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलिए, भैया नहीं, भारिया दे दिया है, भाई ये सही है, भ्रातृज्य ये नहीं है, भ्राता ये भी नहीं है, हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है, 85। नेक्स्ट चलिए 86 क्वेश्चन नंबर, रचित संजय की पतंग उड़ाता है, ठीक है, रचित
संजय की पतंग उड़ाता है क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक, अकर्मक, ये कुछ दिया है, संयुक्त, प्रेरणार्थक। रचित संजय की पतंग उड़ाता है, उड़ना जो है ये अकर्मक क्रिया है, और जिस समय प्रेरणार्थक बन जाती है वो सकर्मक हो जाती है। और एक है प्रेरणार्थक क्रिया, रचित सचित का पतंग उड़ाता है, ठीक है। रचित सचित का पतंग उड़ाता है मतलब कर्ता जो है खुद यही है और उड़ा भी रहा है खुद, ठीक है। देखिए अगर ए भी हो सकता है या फिर सकर्मक देता है, आप लोग बताइए, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे इस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह पढ़ चुका होगा, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? वह पढ़ चुका होगा, ये तो पास्ट लग रहा है मुझे। वह पढ़ चुका होगा, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? वर्तमान काल के किस भेद में है? अच्छा देखते हैं, पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होगा? वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ता है, पूर्ण वर्तमान वह पढ़ता है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है तत्कालिक वर्तमान यानी अपूर्ण वर्तमान, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। वह पढ़ चुका होगा, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? वर्तमान काल के। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा अगर होता तो हम ये कंफर्म कर लेते कि वह पढ़ता होगा, ठीक है, या फिर पढ़ रहा होगा अगर होता, ये कंफर्म कर लेते। अगर संभाव्य में वह पढ़ता हो अगर ऐसा होता तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो यही लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भूतकाल की तरफ नहीं जा सकता क्या, क्योंकि संदिग्ध भूत जिसमें क्या पता चलता है कि शुरू हो गया काम, पूरा हुआ है या नहीं ये स्पष्ट नहीं होता, वो संदिग्ध भूत होता है कि शुरू हुआ। संदिग्ध भूत का यही डिफिनेशन है ना कि शुरू हुआ काम जो है पूरा हुआ था या नहीं ये स्पष्ट नहीं होता। तो वह पढ़ चुका होगा यानी शुरू हुआ काम पूरा हुआ है या नहीं, इसमें जो है क्या है? संदेह है, ठीक है। और अगर संदिग्ध वर्तमान देखते हैं तो उसमें क्या आएगा ना, वर्तमान समय में जो कार्य के होने का उसमें संदेह प्रकट होता है, ठीक है। कि हम बोलेंगे वर्तमान में जैसे वो पढ़ता होगा यानी वो पढ़ता हो या नहीं ये पता नहीं है। वह पढ़ रहा होगा यानी पढ़ रहा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, पढ़ रहा है या नहीं, पढ़ता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर वह पढ़ चुका होगा, आई थिंक पास्ट की तरफ जाना चाहिए कि संदिग्ध भूत होना चाहिए। चलिए अभी तो जो आंसर है तीनों के हिसाब से तो ये सही लग रहा है, ये चारों ऑप्शन के हिसाब से ये लग रहा है सही, लेकिन संदिग्ध भूत देता आई थिंक। फिर भी चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ये जो विकल्प दिया है इसमें से हमको क्या खोजना है? संयुक्त वाक्य खोजना है। उसने कहा कि कार्यालय बंद है, देखिए ये यहाँ पर की का प्रयोग, उसने कहा कि कार्यालय बंद है यानी ये इस पर डिपेंड है, ये तो फिर जो है संयुक्त नहीं हुआ, यहाँ पर संयुक्त पूछा, ये तो मिश्र हो गया, ठीक है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, ये इसके ऊपर है, ये भी तो आश्रित हो गया, मिश्र हो गया, ठीक है। सुधीर, दिनेश और राज दिल्ली गए हैं, यही होगा, लेकिन ये तो मुझे साधारण लग रहा है। आज गुरुवार है इसलिए बाजार बंद है, ये भी नहीं होगा, आज गुरुवार है इसलिए बाजार बंद है, ये इसके ऊपर, ये मिश्र वाक्य हो गए। तो सुधीर, दिनेश और राज आर दिल्ली गए हैं, ये भी मुझे लग रहा है ये सरल वाक्य है, इसमें से कोई संयुक्त वाक्य नहीं है। फिर भी हम आंसर की आने का वेट करते हैं क्या देता है, क्योंकि ये देखिए सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय होता है, लेकिन यहाँ पर सुधीर, दिनेश, राज दे दिया है, फिर भी क्या है वही जाना है, विधेय उद्देश्य वही लग रहा है, लेकिन 2-3 दे दिया है तो उस हिसाब से शायद संयुक्त वाक्य इसे किया होगा, सी नंबर को। नेक्स्ट चलते हैं। शोक मनाने के लिए सही मुहावरा दिए गए विकल्प से छांटिए। अच्छा कौन सा, मतलब शोक मनाने के लिए परफेक्ट कौन सा है, उस चीज को दिया गया कि शोक मनाने के लिए कौन से मुहावरे का जो है प्रयोग होना चाहिए। जैसे सिर उठाना नहीं, सिर झुकाना ये भी नहीं होगा, सिर धुनना ये वाला होगा, ठीक है।
ये जो है सिर धुनना, तो ये वाला होगा। जैसे पछताना हम बोलते हैं, पछताना तो शोक मनाना, उसी प्रकार का अर्थ है। शोक मनाने के लिए सही मुहावरा जो है, शोक मनाने के लिए जो सही मुहावरा है वो यही है। ओके, क्या होगा न, सिर धुनना होगा, जैसे पछताना बोलते हैं। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट। ईंट का जवाब नहीं, ईंट से ईंट बजाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या दिया है कि ईंट से ईंट बजाना, दोषारोप करना, कठोर वार करना, तबाह कर देना, शोर शराबा करना। नहीं, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना एक्चुअली मतलब होगा जैसे सब कुछ नष्ट कर देना, इस अर्थ में भी आता है, और जवाब हेवी जवाब देना इस अर्थ में भी आता है। तो तबाह कर देना ये बेटर है सबसे। कठोर वार करना ये भी कहीं ना कहीं हो सकता था, क्योंकि जो कहते हैं ना जवाब देना, नहीं, सी नंबर ही सही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से होता तो हम बोल सकते थे फिर करारा जवाब देना, ठीक है, हेवी देना, लेकिन बी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करता है। मेरे ख्याल से सी होगा, ठीक है, आपको जो लग रहा है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि ईंट से ईंट बजाना मतलब सब कुछ बेकार, तबाह कर देना, उस प्रकार है कि सब कुछ जो है नष्ट कर देना, इस प्रकार है। तो सी नंबर सही लग रहा है। गद्य शिक्षण के अंतर्गत किस विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा? कौन सा शिक्षण बोला है कि गद्य शिक्षण के अंतर्गत गद्य है। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद, ये तो पद्य है। गद्य सॉरी क्या दिखा है, गद्य शिक्षण के अंतर्गत किस विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा? ये तो गद्य है, इसका तो किया जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन, गद्य शिक्षण के अंतर्गत किस विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा? ये गद्य है, इसका तो चयन किया जाएगा। झूठा सच ये भी नहीं। साकेत शिशिर के फूल, ये कविता है, महाकाव्य है, तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत ये नहीं है, ये तो पद्य है, ठीक है, सी नंबर करेक्ट है। चलिए, महाविद्यालय में जब एक प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, कामायनी एक महाकाव्य है, तो इस लंबी, हाँ कामायनी काव्य बहुत लंबी कविता है। महाविद्यालय में जब एक प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, तो इस लंबी कविता को क्या दिया है, पूरा करने के लिए काव्य शिक्षण के क्षेत्र में किस विधि को अपनाया जाता है? कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, तो इस लंबी कविता को, यहाँ पर कौन सा है पता नहीं क्या दिया है, पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए कविता लंबी है तो देखेंगे गीत विधि, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, अभिनय विधि। तो प्रश्न है कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, इस लंबी कविता को यहाँ क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कविता को कुछ मता लिखा हुआ है, मता। अगर आप क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स पर, दूसरे जो सेट का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर थोड़ा बारकोड जो है इसके ऑफ हो गया है तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महाविद्यालय में जब एक प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे होते हैं, तो इस लंबी कविता को समझाना तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में मता कुछ दिख रहा है, से पूरा, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन देंगे, ये पॉइंट के बार इसी को लिख दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, फिर मैं जो है आंसर इसमें से बता दूंगा। ओके, चलिए, ये आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना ये क्वेश्चन क्या था, वो सिर्फ वही वर्ड लिख देना, सिर्फ वही वर्ड लिख देना। शिक्षण विधि में व्याकरण का कोई पाठ पढ़ाते समय जब एक शिक्षक छात्र के सम्मुख अनेक उदाहरण रखता है, ठीक है, और उन उदाहरण के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, हाँ बिल्कुल, इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। कि पहले उदाहरण देना, फिर उदाहरण से जो है विषय पर प्रवेश करना, तो इस विधि को कहा जाता है आगमन विधि कहा जाता है। चलिए चलते हैं। अच्छा, ये आ गया ट्रांसलेशन। पोस्ट मास्टरों जरिया मोर कौनसी डाक आसी कि
पोस्ट मास्टर जरिया मोर कौनसी डाक आसी कि, यहाँ पर प्रश्न किया गया। अच्छा, क्या पोस्ट मास्टर के मार्फत में, अच्छा क्या पोस्ट मास्टर के मार्फत मेरी कोई डाक आई है, ये नंबर सही होगा। पोस्ट मास्टर ने मेरी कोई डाक लाई है, नहीं। क्या पोस्ट मास्टर के पास मेरी कोई डाक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट मास्टर के द्वारा मेरी कोई डाक लाई गई है, नहीं। मुझे लग रहा है ये नंबर सही होगा। क्या पोस्ट मास्टर के मार्फत मेरी कोई डाक आई है। मार्फत का मतलब होता है कि जरिए, के द्वारा, उसके जरिए, ए इसका मीनिंग होता है। क्या पोस्ट मास्टर के मार्फत मेरी कोई डाक आई है, पोस्ट मास्टर को जरिए मोर कौन सी डाक को आसी कि, ये नंबर मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, जोता रे क्रीम पालिश करी खूब चमकाई दियो। जोता रे क्रीम पालिश करी खूब चमकाई दियो। क्रीम पालिश करते जूतों पर चमक लगा दो, नहीं। जूतों पर क्रीम पालिश करके खूब चमका दो, बिल्कुल बी नंबर मुझे सही लग रहा है। क्रीम पालिश के द्वारा जूतों को चमकाओ, नहीं। जूतों में क्रीम पालिश लगाओ और खूब चमकाओ, नहीं। मुझे लग रहा है कि बी नंबर जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गला बेले यही चिठीटा डाक बाक्सरे पकाई दब। गला बेले यही चिठीटा डाक बाक्सरे पकाई दब। जाने के दौरान ये पत्र लेटर बॉक्स में छोड़ देना। छोड़ देना तो नहीं होगा। तुम जाओगे तो मैं जीवो, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये पत्र, ये तो नहीं होगा। जाते जाते, नहीं। जाते वक्त ये पत्र लेटर बॉक्स में डाल जाना, बिल्कुल ये सही जवाब है। ठीक है, कि जाते वक्त यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल देना, ये बिल्कुल उचित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। मोर केवल गिलासे ठंडा पानी दरकार। मोर केवल गिलासे ठंडा पानी दरकार, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। मोर केवल सिर्फ, मेरे को एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूंगा। मु तो केवल गोटे गिलास ठंडा पानी नेबी, तो मोर केवल गिलास पानी दरकार। मैं तो सिर्फ ठंडा पानी का एक गिलास लूंगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ शब्द का प्रयोग हुआ है, वरना ए नंबर भी आता है इसके अंतर्गत। मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, मते गोटे गिलास ठंडा पानी दरकार। लेकिन केवल देछि, मोर केवल, मुझे, मैं तो सिर्फ, मोर केवल, यहाँ पर और होता है कि मुझे सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ लगा देता कि मुझे, मोर केवल गिलासे ठंडा पानी दरकार, मुझे सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूंगा, कंफ्यूज किया है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी लूंगा। ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आई थिंक सी ही होगा, क्योंकि सिर्फ शब्द का केवल है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपण आजी घरे खाई नियंतु। आप आज, आपण आजी आम घरे खाई नियंतु। ठीक है, आपण आजी आम घरे खाई नियंतु, आप आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, बिल्कुल। आज आप हमारे यहाँ भोजन कर लिए हैं, नहीं। खाई नियंतु अच्छी, कर लिए हैं नहीं होगा। आज आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे, करेंगे नहीं होगा, पास्ट पे नहीं है। ठीक है, करेंगे, करीबे, ऐसा तो नहीं है। आप आज हमारे यहाँ भोजन करके देखिए, करी की देखन तो ऐसा भी नहीं है। ए नंबर बिल्कुल इसके लिए सटीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। हाँ, इसे मैं पढ़ा हूँ इसको। आज वसुधैव कुटुंबकम की बढ़ती प्रासंगिकता और आवश्यकता से भारतीय संस्कृति और साहित्य की और भी विश्व का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है, क्योंकि यह विचार भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के साथ विश्व को भी बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत कर रहा है। और यही नूतन रूप में वैश्वीकरण है। जिस दिन पृथ्वी के सभी लोग समस्त भेदभाव भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा। तो यहाँ है, वर्तमान समय में
वर्तमान समय में वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता क्यों बढ़ी है? लोग के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण, बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी के अलग अलग देशों में बंट जाने के लिए, नहीं, अलग अलग देश तो हैं। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग होने के कारण, नहीं। भारतीय दर्शन और आध्यात्म में इसका उल्लेख होने के कारण, मुझे लग रहा है कि ए नंबर करेक्ट होगा कि लोगों के बीच बढ़ते पारस्परिक भेदभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस दिन पृथ्वी के लोग, सभी लोग समस्त भेदभाव भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा। तो ये भेदभाव के कारण ही जो है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक अगर लाइक नहीं किया है जरूर करें, और जुड़ना चाहते हैं अगर किसी एंट्रेंस हिंदी के लिए 9437122693 में आप लोग चैट कर सकते हैं। ओके, सच्ची मानवता का उदय कब होगा? जब, क्या लिखा है, भौतिकता का विकास होगा या वैश्विकता का विकास होगा, लिखा है जब कौशल का विकास होगा, जब व्यवसायी दृष्टिकोण होगा, जब बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण होगा। बिल्कुल, ये जो है डी नंबर जो है सही उत्तर है। बिल्कुल ओके। तो जीएच नॉलेज प्रो फेसबुक पेज को आप लोग जरूर लाइक करना। आप लोग का कितना मार्क है ये बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोग का जितना मार्क होगा, मान लीजिए किसी का 50 रहा 60 से, तो 50/60 ऐसा लिखे, ठीक है। 60 में से आपका कितना रहा, 60 में से आपका कितना रहा जरूर लिखें। ओके, तो मैं और एक दो कुछ प्रश्न था जिसका वर्ड नहीं पढ़ पाया, वो वर्ड आप लोग कमेंट पे लिखिए। नेक्स्ट जो भी गलती हुई होगी, अगर मैं क्वेश्चन कहीं रॉन्ग पढ़ लिया होगा, उस हिसाब से मैं आपको मैं भी आंसर बता दिया होगा। अगर कुछ गलती होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके चीज़ को जो है सही आंसर को जो है पिन कर दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं इसका आंसर की आने के बाद आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।